हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया था, वन डायमेंशनल मोशन के बारे में पढ़ा था दो चैप्टर्स में, ठीक है। काइनेमेटिक्स के दो चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा था, वन डायमेंशनल मोशन के बारे में, ठीक है। आज हम करेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन ए प्लेन, और इसको हम कह देंगे टू डायमेंशन, 2D में करेंगे। अभी तक हम एक एक्सिस के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, ठीक है। अब हम कितनी एक्सिस में काम करेंगे, दो एक्सिस में बस, ठीक है। काम सेम टू सेम वही है, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो जैसे आप अगर आप बुक यूज कर रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी वगैरह, प्रदीप वगैरह, तो इसमें ये लास्ट पार्ट आपको मिलेगा। लास्ट पार्ट ही है, ठीक है। वेक्टर्स हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो वेक्टर्स का थोड़ा सा ध्यान आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, थोड़ा सा, ठीक है। बाकी वेक्टर्स तो आपको आने ही चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम मोशन इन ए प्लेन। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पहले क्या करना है, क्या करना है इस यूनिट में। देखिए, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, मान लेते हैं ये इस तरह का कोई स्पेस है, ये इसकी एक्स एक्सिस है, ये इसकी वाई एक्सिस है, ठीक है। कोई भी पार्टिकल इस एरिया के अंदर घूम रहा है, ठीक है, तो वो एक टू डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं मैंने कोई भी ग्राफ ऐसा बना दिया, ठीक है, अपनी तरफ से कोई भी ग्राफ बना दिया, ठीक है। तो ये मान लेते हैं इसका ओरिजिन है। हमें काम क्या करना है वो देखिए, बिल्कुल वन डायमेंशन की तरह है, बस आपको उसमें 2D में देखना है, बस फर्क ये है, ठीक है। तो किस तरह देखेंगे वो सुनिए आप। देखिए, ये पहली बात तो ये कोई ग्राफ नहीं है। कभी आप ये सोचो, कभी आपके मन में ये आए कि ये ग्राफ है ना, कोई पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं है, ये सिर्फ दो एक्सिस है, ठीक है। तो इन दो एक्सिस से हम कभी भी वेलोसिटी को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। पहली बात ये क्लियर हो गई, वेलोसिटी को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें हम क्या काम कर सकते हैं, देखो, मान लेते हैं किसी टाइम जीरो पे ये पार्टिकल यहाँ पे था, कहीं भी घूम रहा है इसके अंदर, हमें इसका पाथ पता है बस, ठीक है। ये टाइम टी पे यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। और वो डायरेक्शन कैसी होगी, मी हमेशा टेंजेंट टू द पाथ। कैसी होगी, टेंजेंट टू द पाथ, ठीक है। तो देखो यहां पे टेंजेंट आपने डाला, तो दिस बी, ये किसकी डायरेक्शन होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। दो ही चीजें आपको बताई जाएंगी, उसके बाद तो सेम टू सेम वैसा ही काम है, ठीक है। क्योंकि ये कोई ग्राफ नहीं है, तो यहाँ पे आपको ये बताना जरूरी है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरह मेजर की जाएगी। देखो, कहीं भी पार्टिकल में कहीं भी आप हो, तो वहां पे जो भी आप टेंजेंट डालेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको किसकी डायरेक्शन देगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। किसकी डायरेक्शन देगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है। दूसरी बात आती है एवरेज स्पीड की, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। तो टाइम का तो यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है भाई, टाइम का तो ग्राफ नहीं है, टाइम का तो हमें पता ही नहीं है इसमें कैसे घूम रहा है, कितने टाइम में घूम रहा है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना, वही आपको किसकी डायरेक्शन देगा, एवरेज वेलोसिटी की। ये बात ध्यान रखना, ये दो चीजें ध्यान रखना बस, ठीक है, ठीक है। तो मान लेते हैं आपको कहीं भी निकालनी है, जैसे यहाँ पे निकालिए आप, तो यहाँ पे आप नेट डिस्प्लेसमेंट जोड़ दें,
ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने जोड़ दिया, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये आपको किसकी डायरेक्शन देगा, एवरेज वेलोसिटी। तो दो चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है बस, ठीक है। मेन काम अपना क्या है, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या, एक तो टेंजेंट टू द पाथ, वो हमें किसकी डायरेक्शन देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। टेंजेंट, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ नहीं कर रहे हम, ठीक है, कभी आपका जो टेंजेंट स्लोप देगा वगैरह वगैरह, ना ना ऐसा नहीं है कुछ भी यहाँ पे, ठीक है। तो टेंजेंट टू द पाथ हमें किसकी डायरेक्शन देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। और डिस्प्लेसमेंट जहां से भी आप कनेक्ट करोगे ना, वहां पे जो डायरेक्शन मिलेगी, वो डायरेक्शन आपको किसकी मिलेगी, एवरेज वेलोसिटी की। ये दो बातें समझ गए आप। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, छोटा छोटा काम, देखो बहुत आसान आसान से काम है, इसको लिखे ना ऐसे ही, ठीक है। देखो दो तरह की इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी हुई है, जर्नल इक्वेशन ऑफ मोशन एंड स्पेशल इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो जर्नल हमने क्या पढ़ी थी, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में डी टी, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन में डी टी, और ए इज इक्वल टू वी डी वी एक्स अपॉन डी वी अपॉन में डी एक्स। एक बार आप मुझे ये बताइए, आपने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है ना, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डायग्राम नहीं बनाना, बस वैसे ही आप लिख लेना इसको, क्योंकि ये काम आएगा कहाँ पे, एक टॉपिक में, हर टॉपिक में काम आएगा बस, ठीक है। वहां से आप देख सकते हैं। तो देखो ये हम किस में कर रहे थे, एक मोशन के लिए, लीनियर मोशन के लिए, एक्स कंपोनेंट के लिए, ठीक है। अगर मैं वाई कंपोनेंट की बात करूं, अगर मैं वाई कंपोनेंट की बात करूं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यही है, ठीक है। और जो पूरा वी वेक्टर है वो कैसा लिखा जाएगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जी कैप। इसका मैग्नीट्यूड किस तरह निकाला जाएगा, वी एक्स का स्क्वायर प्लस में वी वाई का स्क्वायर। पहले हम सिर्फ एक कंपोनेंट में काम कर रहे थे, अब हम दो कंपोनेंट में काम करेंगे। तो एक बार एक्स कंपोनेंट के लिए वी एक्स और एक बार वाई कंपोनेंट के लिए वी वाई। वी एक्स के लिए क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, और वी वाई के लिए क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी। अगर इसका वेक्टर फॉर्म हम निकालना चाहे, ठीक है, जैसे देखो ये वेलोसिटी है, ठीक है, वेक्टर में, दिस इज वी एक्स, दिस इज वी वाई। तो यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी होती है, आई कैप, और यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी होती है, जे कैप। इनका सम क्या हो जाएगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ओके, ये चीज समझ में आ गई, बताइए, ठीक है। इसी तरह हम किसको लिखेंगे, ए को, ठीक है। ए को लिखने का तरीका क्या है, ए एक्स डी वी एक्स अपॉन डी टी, ए वाई डी वी वाई अपॉन डी टी। ए एक्स, ए क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और ए की वैल्यू ये वेक्टर में था, और मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ओके, क्या फर्क क्या है, इतना ही फर्क है कि जो चीज हम वन डायमेंशन में कर रहे थे ना सिंगल मोशन के लिए, अब उसको दो डायमेंशन में आपको चेक करना है बस, ठीक है। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहा हूं मैं। देखो x कंपोनेंट के लिए क्या लिखोगे, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस में ए एक्स, और y के लिए क्या लिखोगे आप, वी वाई यू वाई प्लस में ए वाई इंटू में टी, ठीक है। टी को नहीं लगाना कभी एक्स वाई कंपोनेंट में, क्यों नहीं लगाते टी को, क्योंकि टी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज आपको याद रखनी चाहिए, टी एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर। इसी तरह s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में आप क्या यूज करेंगे, एस एस एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, एस वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। अरे समझ गए ना ये चीजों को, ठीक है। टू डायमेंशन में हम चीजों को देखेंगे बस अब, ठीक है। तो शुरू में बस यही चीजें करनी है आपको कि भाई वी एक्स को हम कैसे देखेंगे, वी को कंपोनेंट को हम एक्स वाई में कैसे देखेंगे, ए के कंपोनेंट को हम कैसे देखेंगे, इसके कंपोनेंट को हम कैसे देखेंगे, ठीक है। तो चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है यहां से, ठीक है, उसको ध्यान से सीखिए अब, ठीक है। ये चीज आप कर लेंगे ना, मैंने बता दिया इंट्रोडक्शन
कि हम 2 डायमेंशन देखेंगे चीजों को, ठीक है। ये आप जिस तरह लिखना चाहे ना, आपकी मर्जी का उस तरह लिखना आप, ठीक है। बस बशर्ते ये है कि आपको ठीक ठाक लगना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि भाई कभी वैसे ही उतार दो, ठीक है। जैसे 1 2 तीसरा पार्ट ये हो गया, ठीक है। फोर्थ एस उसके लिए लिख दो आप, उसके लिए लिख दो, ठीक है। जो मेन यूनिट है और जो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट होता है वो ये है। यहां से आपको मेरे साथ साथ चलना है। अपना जो काम रहेगा वो ये रहेगा, कंडीशन ऑफ पाथ टू बी पैराबोलिक, ठीक है। पैराबोलिक की कंडीशन क्या क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। 12th में आपके बहुत जगह काम आएगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स में, मैग्नेटोस्टैट्स में बहुत जगह काम आएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंडीशन क्या क्या होती है पैराबोलिक पाथ की। तो 2 कंडीशन होती है, वो 2 कंडीशन आप देखिए क्या क्या होती है। नंबर 1, एक्सेलरेशन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक्सेलरेशन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट फॉर होल पाथ। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट फॉर होल पाथ। दूसरी चीज, u वेक्टर इज नॉट पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, ठीक है, टू ए का। मतलब क्या है कि u की डायरेक्शन और a की डायरेक्शन कभी भी पैरेलल ना होनी चाहिए, ना ही एंटी पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब u की डायरेक्शन ना तो a के पैरेलल होनी चाहिए और ना ही एंटी पैरेलल। ये 2 कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब इन 2 कंडीशनों को हम यूज करके देखते हैं कैसे। देखो, अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती हैं तो इसका मतलब पाथ कैसा होगा, पाथ is parabolic, path is parabolic। देखिए इस चीज को सुनिए। देखो, मैं किसी बॉडी को ऐसे ऊपर फेंक रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान सुनना, समझ में आएगा आपको। मैं किसी बॉडी को ऐसे ऊपर फेंक रहा हूं, ठीक है। तो इसका पाथ कैसा रहेगा बताइए मुझे। तो इसका पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है। ऐसे गया, ऐसे ही आ गया, क्यों रहेगा, देखो ऐसे आपने फेंका, यू ये हो गया, ग्रेविटी किस तरफ हो गई, नीचे की तरफ, दोनों किस डायरेक्शन में आ गए, एंटी पैरेलल। और एंटी पैरेलल हो जाएंगे तो पैराबोलिक तो हो नहीं सकता, कैसा पाथ रहेगा, स्ट्रेट लाइन। इसी तरह अगर हम बॉडी को नीचे की तरफ फेंक दे तो भी पाथ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यू भी नीचे है, मतलब वी भी नीचे है और ए भी नीचे है। समझ गए ना, इस बात को समझ गए नहीं। अगर मैं बॉडी को ऐसे फेंकू, अब देखो ऐसे ऐसे, अब मुझे बताइए कि पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, पैराबोलिक रहेगा, सर्कुलर रहेगा, कैसा रहेगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। इस केस में पाथ हमेशा पैराबोलिक रहेगा, क्यों रहेगा, देखो u आगे, ग्रेविटी नीचे, एंगल कितने डिग्री हो गया, 90। इसका मतलब ना तो ये पैरेलल है और ना ही कैसा है, एंटी पैरेलल। इसका मतलब पाथ कैसा रहेगा, पैराबोलिक, ठीक है। और वो फिर ऐसे जाके ऐसे गिर जाता है, ठीक है, वो कंटिन्यूस नहीं चलता, ठीक है। तो इस केस में पाथ कैसा रहेगा, पैराबोलिक। और एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि जी हमेशा क्या है, जी की वैल्यू अपने पास फिक्स है।
क्या ये मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो जैसे आप खेल होते हैं, जैसे अपने स्कूल में भी खेल होते हैं, तो हैमर नहीं फेंकते, हैमर, ठीक है, वो एक तरह का क्या है, एक तरह का पैराबोलिक पाथ है, उसको एक तरह का क्या कहेंगे, पैराबोलिक पाथ। वैसे जो होता है, ठीक है, उसमें यू और ए जो होते हैं वो अलग अलग एंगल्स पे होते हैं, ठीक है, ना तो वो पैरेलल होते हैं और ना ही क्या होते हैं, एंटी पैरेलल्स। क्या ये मेरी बात समझ में आई आपको? बताइए। अब एक चीज देखिए आप, ये लाइन लिखे ना दोनों, ठीक है भाई, सभी, और भाई ये काम करने लग जाओ, ठीक है, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम कभी भी मान लेते हैं जब भी स्कूल खुलेंगे, तो जब आपको रिवाइज करवाया जाएगा तो इस तरह रिवाइज नहीं होगा, फिर ये ध्यान रखना, क्योंकि सारी बातें नहीं बताई जाएगी, जब जल्दी जल्दी बताया जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट वे में बता रहा हूँ, तो आप इन ऑनलाइन क्लासेस को थोड़ा सा सीरियस ले लें, ठीक है, नहीं तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो जो चीज़ें आप बताई जाएंगी वो बिल्कुल बारीक बारीक चीज़ें सारी बताई जाएंगी, उसके बाद जब रिवाइज करवाया जाएगा ना, तो मोटी मोटी चीज़ बताई जाती हैं, ये आपको पता है, ठीक है। आगे देखिए, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखो ये अर्थ है, ठीक है, यहां पे ये कोई आदमी है, ठीक है, इसके हाथ में एक गन है, क्या इसके हाथ में एक गन है, ठीक है, इसने बुलेट चलाई और ये बुलेट ऐसे आके यहाँ पे गिर गई, कैसा पाथ है ये, पैराबोलिक। उसके बाद इसने थोड़ी स्पीड से और चलाई, और स्पीड से चलाई, और स्पीड से चलाई, ये आके इसको ही लग गई वापस। ऐसा होता है नहीं, ये बताओ मुझे, शायद आपने सैटेलाइट कभी पढ़ा हो, तो सैटेलाइट में ऐसा करते हैं हम, पहली बार लॉन्च करते हैं नीचे जाता है, दूसरी बार तो एक ऐसी स्पीड से फेंकते हैं कि वो अर्थ के कैसे घूमने लग जाता है, सर्कुलर पाथ में। तो ये पाथ तो हो गया सर्कुलर भाई, ये तो ये इसने चला, इसी को आगे खुद लग गई, यही मर गया भाई, ये तो गलत हुआ इसके साथ, ठीक है। तो ये पाथ सर्कुलर हो गया, तो क्या ये पाथ पैराबोलिक है? ठीक है, ये पाथ पैराबोलिक नहीं है। अब इसको ध्यान सुनो, क्यों नहीं है, देखो अर्थ पे जब भी हम कोई भी चीज लेंगे, जैसे कोई भी बॉडी को फेंकेंगे ऐसे, तो ये अर्थ के हमेशा, ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको और अच्छी तरह पता चलेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज हम फेंकते हैं तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी पढ़ी ना आपने, ग्रेविटी, तो ग्रेविटी हमेशा कैसे लगती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगेगी ना, तो हर बार जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, हर बार जी की वैल्यू कैसे हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है वो सुनो, इसका मतलब ये है कि अर्थ के कर्वेचर को क्या करना है आपको, नेग्लेक्ट। अर्थ के कर्वेचर और रोटेशन को आपको क्या रखना है, नेग्लेक्ट। इसका मतलब क्या है कि हम एक अर्थ जो हम मानेंगे वो एक फ्लैट रूप में मानेंगे। जैसे आप घर में रहते हैं तो आपके लिए अर्थ कैसे दिखाई देती है, गोल नहीं दिखाई देती, कैसे दिखाई देती है आपके लिए, अर्थ फ्लैट दिखाई देती है। वही चीज हम यहाँ पे मानने चलेंगे, ठीक है। ये बात समझ गए मेरी या नहीं, आप बताइए एक बार, ठीक है। तो अर्थ के कर्वेचर को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक टर्म आती है, क्या पता उसी टर्म में आपको ये सारी चीज लिखी मिले, उस टर्म का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। उस टर्म का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इसका पाथ पैराबोलिक होगा, ठीक है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल का मतलब यही होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप प्रोजेक्ट कर दे, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्या कर दे, प्रोजेक्ट कर दे, ठीक है। डेफिनेशन आप अपनी बुक से देख के लिख लेना, फोर्थ पार्ट में आपको प्रदीप की फोर्थ पार्ट मिलेगा, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो, ठीक है।
तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है, किसी भी बॉडी को जब आप इनिशियल स्पीड से फेंकते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, ठीक है। चलो मैं बता देता हूं, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। किसी भी बॉडी को आपने ग्रेविटी के इफेक्ट में छोड़ दिया तो इस प्रोजेक्शन को हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वो आप ऊपर से भी छोड़ सकते हैं, नीचे से छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रेट लाइन प्रोजेक्टाइल भी हो सकता है, ठीक है। काफी बार ऐसा लिख देते हैं बुक में कि ये चैप्टर का नाम ही प्रोजेक्टाइल मोशन है, बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। ये कैसा चैप्टर है, मोशन इन 2 डायमेंशन। ओके, ये बात मेरी क्लियर हो गई। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की आप डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है। अब यहां पे हम 3 तरह के प्रोजेक्शन करेंगे, वो तीनों ही प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रोजेक्शन का डायग्राम हम करते हैं, उसको देखिए। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है पहला, ठीक है, इसका कुछ पार्ट याद हो पाएगा, थोड़ा सा बड़े रहेंगे तीनों टॉपिक, जो तीनों टॉपिक हैं थोड़े से बड़े रहेंगे, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो आज और कल में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। तो जो टॉपिक का नाम है वो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक प्रोजेक्शन अगर समझ में आ गया ना तो तीनों ही बहुत आसान है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है। देखिए, पहली चीज तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, मिटा दूंगा। देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट, ऐसा लिखो। पूरा हेडिंग ये है, फ्रॉम सम हाइट। मान लेते हैं आप अपनी छत पे खड़े हैं, ठीक है। उस छत से आप नीचे की तरफ ऐसे पत्थर मार रहे हैं, भाई छोटे बच्चे नहीं मार देते हैं काफी बार, ठीक है, खेलने के लिए, ठीक है। तो क्या ये सीधा वर्टिकल ऐसा आ सकता है? क्या ये सीधा वर्टिकल नीचे की तरफ आ सकता है? तो वर्टिकल नीचे की तरफ नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यही तो फिर यू की डायरेक्शन हो जाएगी, यही जी की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। समझ गए ना? तो कैसा होगा वो बताता हूं आपको डायग्राम से। डायग्राम अच्छी तरह समझ आपको, देखो दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस। कुछ इनिशियल स्पीड से हमने यू वेलोसिटी से, इनिशियल स्पीड से इस तरह फेंका, तो इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। हर बार इसका एंगल चेंज होता रहेगा, ठीक है। ये ऐसा आया, ठीक है, ओके, समझ गए। तो मान लेते हैं हमने टाइम 0 पे, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, ठीक, यही काम आएगा बस, ठीक है। आज के लेक्चर में काम, अगले लेक्चर में बहुत काम आएगा। टाइम 0 पे हमने इसको फेंका और कुछ टाइम टी पे ये यहां पे आ गया, तो इस कैपिटल टी को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इस कैपिटल टी को हम क्या कहेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। पहली चीज समझ में आ गई, T0 से हमने फेंका, जिस स्थान पे वो गिरा, जिस प्लेस पे वो गिरा, वो हमने क्या मान लिया? कैपिटल टी, और उसको हमने क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। इस एक्सिस को मैंने आगे बढ़ाया, तो ये कौन सी एक्सिस हो गई? एक्स एक्सिस पैरेलल हो गई ना, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गई। इस एक्सिस को मैंने आगे बढ़ाया, तो ये कौन सी एक्सिस हो गई? देखो, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज कंप्लीटली वाई एक्सिस। बताइए, क्लियर ना? ये मान लेते हैं ओरिजिन, अब एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस ओरिजिन, ठीक है। इसमें जो एक्सेलरेशन रहेगा, ऑब्जेक्ट यहां से फेंका तो एक्सेलरेशन कहां रहेगा? नीचे। दिस इज ग्रेविटी, ओके। ओरिजिन से मतलब इससे ये जितनी दूर जाके गिरा, जहां से हम फेंक रहे हैं वहां से जितनी दूर भी जाके गिरा, जैसे हमने बॉल फेंकी कीपर के पास गई, तो वो जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं रेंज।
ये करेंगे अभी, लेकिन डायग्राम में आपको साइज बता दूंगा, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रेंज है। ओके, इतना डायग्राम आप कम समझ गए, ठीक है। और डायग्राम में बस देखो, ये यहां से यहाँ आया तो ये यहाँ की वेलोसिटी हो जाएगी v नॉट, यहाँ की वेलोसिटी क्या हो जाएगी v नॉट। बताइए ये काम समझ में आया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोनों कंपोनेंट में देखने, x और y कंपोनेंट दोनों में, ठीक है। तो तीनों प्रोजेक्शन में हम एक टेबल बनाएंगे। वो टेबल याद करने का तरीका समझ लो आप एक बार बस। वो टेबल अगर आपके आ गई तो पूरा टॉपिक हो गया, पूरे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। एक छोटी सी हम टेबल बनाई, इस टेबल के अंदर हमने 3 खाने बना दिए। इसमें क्या लिखना है देखो, सबसे पहले में लिखना है आपको फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। दूसरे में लिखना आपको किस कंपोनेंट में देखना है, एक बार तो एक्स में देखना है और एक बार आपको किस में देखना है, ओके, ठीक है। अब वही 5 फिजिकल क्वांटिटी आप लेके चले, यू ए एस वी टी, ये 500 फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ी हुई है, वही चीज हम करेंगे बस। अब के बाद कितने डायमेंशन देखना, वो 2 डायमेंशन में। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो एक्स कंपोनेंट में यू कितना है, एक बार टेबल समझने की कोशिश करो। एक्स कंपोनेंट में यू कितना है, यू एक्स। क्यों, क्योंकि हमने कैसा प्रोजेक्शन किया है, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में हमने किस डायरेक्शन फेंका, एक्स में। तो एक्स में यू की वैल्यू कितनी है, यू एक्स मान लेते हैं भाई, यू एक्स ही है, ठीक है। वाई कंपोनेंट में कितनी है, वाई 0, क्योंकि वाई में तो हमने कुछ किया ही नहीं। इनिशियल वेलोसिटी पूरी की पूरी किस में है, एक्स में, ओके, पूरी पूरी किस में है, एक्स में, ठीक है। एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन पूरा का पूरा किस कंपोनेंट, देखो इस कंपोनेंट में कोई एक्सेलरेशन हो रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। पूरा का पूरा एक्सेलरेशन किस कंपोनेंट में हो रहा है, इसमें। तो एक्स में तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। और वाई में एक्सेलरेशन क्या आएगा बताओ मुझे, जी, ठीक है। एक चीज आप ध्यान देखो, यहां पे ये वाई भी नीचे की तरफ है और जी भी नीचे की तरफ है, इसलिए ये प्लस जी लिया। अगर वाई मान ले तो ऊपर की तरफ होता, ऐसा होता, तो जी की वैल्यू कैसी आती, माइनस आती, ठीक है। ये अगले में काम आएगा, फिर बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 स्टेप समझ में आए, बताइए मुझे। ये 2 स्टेप इंपॉर्टेंट है, यू और ए की वैल्यू चेक करना। जहां से प्रोजेक्शन किया गया है वो तो इनिशियल वेलोसिटी, तो वाई में कुछ नहीं था। एक्सेलरेशन किस में आया कंपोनेंट, एक्सेलरेशन आया वाई में, हवा में था ना, तो वाई कंपोनेंट ने इसको एक्सेलरेशन दिया और नीचे ले आया। तो एक्स तो कंपोनेंट क्या हो गया, 0, और वाई कंपोनेंट क्या हो गया, जी। एस क्या हो गया, एस एक्स है और वाई, बट डिस्टेंस, इसने एक्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और वाई में कितनी की, ये वी भी ये आएगा, वी एक्स वी वाई, ये सारे सेम ही आएंगे। टी आएगा, क्योंकि टी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो कभी आप रख दो 0 से टी ना, ऐसा नहीं, ठीक है। टी टाइम पीरियड कभी भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो वी एक्स वी वाई अगर आपको निकालना है ना, देखो अभी मैंने बताया था आपको, आप कोई भी पाथ हो उस पर क्या डाल दें आप, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, मतलब उस पर क्या डालेंगे आप, टेंजेंट। तो टेंजेंट के साथ, ठीक है, 2 चीजें बनेगी, एक होगा वी एक्स इसके पैरेलल में और एक होगा वी वाई, ठीक है। ये वी एक्स, तो वी एक्स उस साइड जाएगा, वी वाई से। अरे मेरी बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अगर आपको ये दोनों चीज क्लियर है तो आपको तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगे। अब तीनों मतलब अगला जो 2 परेशान आएंगे ना वो भी। तो आज हम केवल इतना ही करेंगे। क्यों करेंगे इतना, कल हम इसका मैथमेटिकल वर्क करेंगे और इसका कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, तो इस चीज को आप ऐसे ही कर लेना, ठीक है। यहीं से कंडीशन ऑफ पैराबोलिक टू बी पाथ, यहां से आप स्टार्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो पहले जो मैंने आपको जनरल बातें बताई वो आपको शायद समझ में आ गई होंगी, ठीक है। लेकिन क्लासेस को आप रेगुलरली लें, ठीक है। जब मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूं तो आप भी कर लीजिए, नहीं तो 2 दिन तो मुझे ही बनानी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन मैं डेली बना रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आप भी थोड़ा सा सीरियस रहिए भाई। ओके, गुड नाइट।